वहां कोई शिलालेख चिन्ह नहीं है, लिन मिंग ने सोचा। वह स्वयं स्काई फॉर्चून किंगडम में वर्तमान सबसे शानदार शिलालेख ग्रैंड मास्टर थे। उसे इस बात पर विचार करना होगा कि इस हैवी प्रोफाउंड सॉफ्ट स्पीयर में किस प्रकार का शिलालेख प्रतीक जोड़ा जाए ताकि ताकत की उच्चतम संभव पदोन्नति हो सके। अब तक नीले कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति ने कहा। मार्शल हाउस मास्टर के जाने से पहले उन्होंने मुझे ये भाला दिया और मुझसे कहा कि जब तक तुम परीक्षा में सफल हो जाओगे, ये भाला तुम्हें दिया जाएगा। ये भाला 7 प्रोफाउंड वैलीज के रिफाइनर गुड द्वारा बनाया गया था। यदि यह ऐसे हथियारों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण नहीं होता, तो यह कम से कम एक उच्च श्रेणी का मानव कदम खजाना होता। भाला, लाठी और धनुष जैसे हथियारों में दृढ़ता और लोच दोनों की आवश्यकता होती है। इन्हें बनाना सबसे कठिन खजाना था। हालांकि यह हैवी प्रोफाउंड सॉफ्ट स्पीयर केवल एक मध्यम श्रेणी का मानव सटेप खजाना था। मूल्य के संदर्भ में यह सामान्य उच्च ग्रेड मानव सटेप खजाना तलवार की तुलना में बहुत अधिक कीमती और मूल्यवान था। इस भारी गहरे नरम भाले का वजन 1200 जिन्स है। भाले का शाफ्ट 9 फीट लंबा है और भारी गहरे नरम चांदी से बना है, जबकि भाले का सिर 9 इंच है और कोल्ड स्टार स्टील से बना है। इस भाले की कुल लंबाई 9 फीट 9 इंच है। स्काई फॉर्चून किंगडम में भाले और भाले का आकार समान था। आम धारणा ये थी कि एक भाला 10 फीट से छोटा होता था और एक भाला 10 फीट से अधिक लंबा होता था। भाला एक हथियार था जिसका उपयोग आमतौर पर मार्शल कलाकारों द्वारा लड़ाई में किया जाता था, लेकिन भाला का उपयोग लगभग विशेष रूप से युद्ध के घोड़े पर सवार किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता था। क्योंकि भाला बहुत लंबा था, घोड़े की पीठ पर सवार हुए बिना अपनी ताकत प्रदर्शित करना कठिन था। स्काई फॉर्चून किंगडम में सेना ने अपने रैंक के लोगों को मानक युद्ध घोड़े और भाले प्रदान किए। भाले का डंडा 10 फुट और भाला बिंदु 8 इंच का होता था, इसलिए इसे 10 फुट 8 भाला कहा जाता था। एक बार लांस का उपयोग एक सख्त और बहादुर जनरल द्वारा प्रसिद्ध रूप से किया जाता था। उसने भाले का पक्ष लिया था और उसके वार से दुश्मनों का खून बह जाता था जैसे कि उसका हथियार कोई सांप हो। इस प्रकार इसे 10 फुट 8 सांप भाले के रूप में जाना जाने लगा। स्काई फॉर्चून किंगडम में एक औसत आदमी 7 फीट का होता था और उनके बेटे भी 7 फीट के होते थे। निसंदेह ऐसे भी थे जो लंबे थे और यहां तक कि 8 फीट या उससे भी अधिक ऊंचे हो सकते थे। 8 फुट का भाला पहले से ही एक लंबे मार्शल आर्टिस्ट की ऊंचाई के बराबर था। 9 फुट 9 इंच का भाला एक मार्शल आर्टिस्ट से 2 फुट ऊंचा होता था। इतने लंबे भाले के इस्तेमाल से हमले की सीमा तो बड़ी होगी, लेकिन कठिनाई भी अधिक होगी। सभी अंकों में 9 सबसे ऊंचा है। यह प्रतीक प्राचीन काल से ही महान और सम्मानित रहा है। एक नश्वर सम्राट को केवल रॉयल 95 कहा जा सकता है, लेकिन पुराने समय के मार्शल देवताओं को वास्तव में सर्वोच्च 99 कहा जाता था। भाला 100 सैनिकों का राजा था और 9 फुट 9 इंच का भाला अन्य सभी भालों के बीच सर्वोच्च 99 था। यह भाला सचमुच राजाओं का राजा था। थोड़ी सी क्षमता वाला एक सामान्य शोधन मास्टर कभी भी 9 फुट 9 इंच लंबे भाले को जल्दबाजी में परिष्कृत करने की हिम्मत नहीं करेगा। उन्हें डर होगा कि उनकी क्षमता अपर्याप्त है और वे अपना भाग्य स्वयं बर्बाद कर देंगे। भले ही ऐसे रिफाइनिंग मास्टर थे जो अपनी रिफाइनिंग तकनीक में आश्वस्त थे, भाला बनाते समय उन्हें 5वें स्तर के अशुभ जानवर के खून के साथ पानी मिलाकर इसकी निर्माण की लपटों को बुझाना पड़ता था। केवल भाले के प्रति इस बलिदान से ही भाले के घातक प्रभाव समाप्त हो जाएंगे। 7 गहरी घाटियों के गहरे संसाधनों और इतिहास के साथ उन्होंने निश्चित रूप से भाले को बुझाने और गुस्सा दिलाने के लिए 5वें स्तर के खतरनाक जानवर के खून का इस्तेमाल किया होगा। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने थोड़ी मात्रा का भी उपयोग नहीं किया होगा। स्काई फॉर्चून किंगडम में इस रक्त के 1 टन का मूल्य 30,000 सोने के टन से अधिक था और इसे खरीदना मुश्किल था। जब लिन मिंग अपने शरीर का शिलालेख बनाने की योजना बना रहे थे,
तो उन्होंने इस रक्त के 2 टन इकट्ठा करने के लिए जबरदस्त प्रयास किया था। धन्यवाद, डिप्टी मार्शल हाउस मास्टर, लिन मिंग ने श्रद्धापूर्वक कहा और भारी गहरा नर्म भाला अपने दोनों हाथों में लिया और गहराई से झुक गया। यह भाला बहुत कीमती था और उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण भी था। लिन मिंग को हैवी प्रोफाउंड सॉफ्ट स्पीयर प्राप्त करते देखकर मार्शल हाउस के अन्य शिष्यों के चेहरे पर बहुत उत्सुकता थी। हालांकि वे भाले का उपयोग नहीं करते थे, फिर भी यदि कोई मार्शल आर्टिस्ट कोई अच्छा हथियार देखता तो भी उसे ईर्ष्या होती। कुछ चालें दिखाओ। ये बूढ़ा आदमी आपकी भाले की तकनीक पर एक नजर डालना चाहता है। नीले कपड़े पहने बूढ़े आदमी ने अपने होंठ गीले किए और हंसा। हाँ, लिन मिंग ने दोनों हाथों से भाला पकड़ा और झुक गए। वह एक कदम पीछे हट गया और भाले को अपनी बांह पर दबाकर बाहर की ओर कर दिया। 1200 जिन हैवी प्रोफाउंड सॉफ्ट स्पीयर को लिन मिंग ने पूरी तरह से समतल रखा था। लिन मिंग की बढ़ी हुई ताकत के साथ ये 1200 जिन हैवी प्रोफाउंड सॉफ्ट स्पीयर बिल्कुल सही था। जैसे ही उसे भाले का वजन महसूस हुआ, लिन मिंग ने भाले को जोरदार झटका दिया। भारी गहरा नर्म भाला उसके हाथों में चांदी के सांप की तरह नाच रहा था और भाले के सिर का मूल तेज बिंदु तब तक कंपन करता था जब तक कि वह एक बड़े भ्रामक मोती की तरह न दिखने लगे। हैवी प्रोफाउंड सॉफ्ट स्पीयर के भीतर एक शक्तिशाली शक्ति निहित थी जो बहुत घातक थी। यदि कोई औसत व्यक्ति इस हिलते हुए भाले के सिर को छूता है तो वे जोरदार झटकों से पीछे की ओर उड़ जाएंगे। यदि यह भाले की नोक, छाती या पेट जैसे कुछ बिंदुओं को छूती तो पसलियां टूट जाती और इस बात की अत्यधिक संभावना होती कि सभी आंतरिक अंग फट जाते और वह व्यक्ति दुखद मौत मर जाता। अच्छा भाला। लिन मिंग ने ईमानदारी से भाले की प्रशंसा की और उसका बायां हाथ शाफ्ट की ब्रीच पर थपथपाया। उसने जोर से हिलते हुए लंबे भाले को पकड़ लिया और फिर एक कदम पीछे हट गया। उसके चारों ओर एक प्रबल गति उत्पन्न हो गई और भारी गहरा नर्म भाला चांदी की बिजली की तरह बाहर निकल गया। बार ड्रैगन समुद्र में जाता है। चा। हवा में चुभने वाली आवाज ऐसी थी मानो कांच के शीशे पर कोई तेज चाकू चल रहा हो। नंगी आंखों से दिखाई देने वाली तरंगित तरंगें हवा में एकत्रित हो गईं, मानो प्रकाश स्वयं घूम रहा हो। ऐसा इसलिए था क्योंकि भाले में डाला गया कंपन करने वाला सच्चा सार बाहर निकलने के लिए कोई जगह नहीं था, इसलिए यह हवा में उड़ गया, जिससे कंपन करने वाली ध्वनि तरंगें पैदा हुईं जो तेजी से फैल गईं। ढह गया। लेकिन लिन मिंग का भाला बिंदु उस पत्थर के स्तंभ से 90 फीट दूर था। नीले कपड़े पहने बूढ़े आदमी की आंखें चमक उठीं। कितना अच्छा युवा साथी! यह असली सार अभिव्यक्ति थी। सच्चा सार अभिव्यक्ति पल्स कंडेंसेशन पीरियड मार्शल कलाकारों के दायरे में एक क्षमता थी। मार्शल कलाकार शानदार और विस्मयकारी मार्शल कौशल जारी करने में सक्षम थे, लेकिन यह वास्तविक सार अभिव्यक्ति नहीं थी। सच्चे सार की अभिव्यक्ति का तात्पर्य तब होता है जब एक मार्शल कलाकार ने आकस्मिक रूप से हमला किया और सच्चे सार को महसूस करने और उसे वास्तविकता में संक्षेपित करने में सक्षम था। इस प्रकार उनके द्वारा किया गया प्रत्येक फ्री स्ट्राइक एक सामान्य मार्शल कलाकार के मार्शल कौशल के बराबर होगा। इसके लिए आवश्यकता ये थी कि एक मार्शल आर्टिस्ट का असली सार अतुलनीय रूप से गाढ़ा होना चाहिए। आमतौर पर केवल एक पल्स कंडेंसेशन पीरियड मार्शल आर्टिस्ट ही उस सघनता का सच्चा सार प्राप्त कर सकता है। लेकिन वर्तमान लिन मिंग ने अभी प्रारंभिक परिवर्तनशील मांसपेशी चरण में ही प्रवेश किया था। वह नीले कपड़े पहने बूढ़ा आदमी कैसे चौंका नहीं सकता था। यह न केवल नीले कपड़े पहने बूढ़ा आदमी था, बल्कि दो बुजुर्ग, एल्डर सन और एल्डर जू, किन जिंगसुआन और मौजूद कुछ अन्य मास्टर प्रतिभाएं भी थीं, जिन्होंने लिन मिंग के वास्तविक सार की अभिव्यक्ति को देखा था। किन जिंगसुआन के लिए
लिन मिंग की वास्तविक सार को प्रकट करने की यह क्षमता रैंकिंग स्टोन पर छठे स्थान की रैंक प्राप्त करने से कहीं अधिक आश्चर्यजनक थी। किन जिंगसुआन के लिए यह कल्पना करना कठिन था कि एक प्रारंभिक परिवर्तनशील मांसपेशी मंच मार्शल कलाकार उस सीमा तक पहुंच सकता है जहां वह सच्चा सार प्रकट कर सकता है। वह पहले से ही बोन फोजिंग चरण में थी, फिर भी उसमें वह क्षमता नहीं थी। लिन मिंग आखिर क्या खेती कर रहा है? क्या यह अलौकिक मार्शल इरादा सचमुच इतना ईश्वरीय है? अन्य शिष्य लिन मिंग के भाले के प्रहार के भीतर के रहस्यमय सिद्धांतों को नहीं देख पाए थे, लेकिन इसने उन्हें भाले की अत्यधिक ताकत पर आश्चर्य से चिल्लाने से नहीं रोका। भाले की हवा, वह निश्चित रूप से भाले की हवा थी। नहीं, वह निश्चित रूप से पौराणिक भाले की रोशनी थी। आप क्या जानते हैं, इसे ही प्राचीन लोग भाला फू कहते थे। निचले क्रम के शिष्यों को भाले की हवा, भाले की रोशनी, तलवार की हवा, तलवार की रोशनी के सिद्धांतों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी और अन्य अटकलों पर कुछ अस्पष्ट थे। वे केवल यह जानते थे कि लिन मिंग का प्रहार वास्तव में भयंकर था। लिन मिंग के भाले के एक ही झटके से वह एक पत्थर के स्तंभ को चकनाचूर करने में सक्षम हो गया था। हालांकि यह एक अनजाने में किया गया कदम था, फिर भी वह अतुलनीय रूप से उत्साहित था। लिन मिंग के मांसपेशियों में बदलाव के चरण को तोड़ने के बाद वह सच्चे सार की अभिव्यक्ति की सीमा तक पहुंच गया था, लेकिन वह इसका उपयोग अपने दुश्मनों से लड़ने में सक्षम नहीं था। हालांकि अब मध्यम श्रेणी के मानव कदम खजाने के साथ पहली बार लिन मिंग अपना असली सार जारी करने में सक्षम था। बिना छुए भी वह अपने दुश्मन पर हमला कर सकता था। मिंग ने अभी तक किसी भी मार्शल कौशल का अध्ययन नहीं किया था, लेकिन अब जब तक उसके वास्तविक सार भंडार पर्याप्त थे, वह वास्तव में एक मार्शल कौशल के समान बल के साथ हमला कर सकता था। लिन मिंग केवल एक भाले की चाल से संतुष्ट नहीं थे। जब उसका असली सार हैवी प्रोफाउंड सॉफ्ट स्पीयर में डाला गया, तो उसे पानी में तैरती मछली की अनुभूति हुई और लिन मिंग को अतुलनीय रूप से आरामदायक महसूस हुआ। वह मुड़ा और बोला, फूल इन द स्टॉर्म। फाउंडेशन स्पीयर तकनीक के अंतर्गत फ्लावर्स इन द स्टॉर्म एक और कदम था। भाले के वार पंखुड़ियों के ढेर की तरह थे, एक भी छेद के बिना, जहां पानी भी प्रवेश नहीं कर सकता था। भाले की छाया धुंधली हो गई और भाले की भयानक गति से एक तेज सीटी की ध्वनि उत्पन्न हुई। भाले की छाया के परिवेश में एक बार फिर नंगी आंखों से लहरें दिखाई देने लगीं। इस तेज गति से कंपन करने वाली शॉकवेव ने जिस किसी भी चीज को छुआ वह टुकड़े टुकड़े हो गया। लिन मिंग ने सैकड़ों बार वार किया और आखिरकार उस शक्तिशाली गति को बाहर निकाल दिया जो उसने एक क्षण पहले इकट्ठा की थी। जैसे ही उसने चांदी का भाला वापस लिया, लिन मिंग का मन बहुत खुशी से भर गया। इस मध्यम श्रेणी के मानव कदम खजाने की ताकत वास्तव में उत्कृष्ट थी। यदि वह उसके ऊपर एक शिलालेख चिन्ह जोड़ दे, तो भाले की शक्ति लगभग 50% बढ़ जाएगी। लिन मिंग पहले से ही झांग गुआन्यू से लड़ने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। लिन मिंग के 10,000 किलिंग एरे में छठे स्थान पर पहुंचने की खबर एक विशाल बम की तरह थी जो पूरे स्काई फॉर्चून सिटी में फट गया। केवल एक ही दिन में यह देश के कोने कोने में फैल गया। रैंकिंग स्टोन के शीर्ष 10 रैंक में प्रवेश करने के लिए 3 महीने, झांग गुआन्यू को हराने के लिए 4 महीने, ताको को हराने के लिए 5 महीने और लिंग सेन को हराने के लिए 6 महीने। हर किसी के लिए परीक्षणों की यह श्रृंखला स्वर्ग पर चढ़ने जितनी कठिन थी। लेकिन अब लिन मिंग को पहला कार्य पूरा करने में केवल 2 महीने लगे थे। इतना ही नहीं, बल्कि उसने इसे ग्रहण कर लिया था। रैंकिंग स्टोन, छठा स्थान। क्या इसका मतलब यह है कि 4 महीने के बाद वह झांग गुआन्यू को हरा सकता है और फिर 5वें महीने में ताको को हरा सकता है और 6 महीने बाद लिंग सेन को चुनौती दें?
झांग गुआन्यू और ताको की गिनती ज्यादा नहीं थी, लेकिन लिंग सेन को पहले से ही स्काई फॉर्चून किंगडम में अपने चरण के भीतर अजेय होने के रूप में मान्यता दी गई थी। ये भी कहा जा सकता है कि वह पल्स कंडेंसेशन पीरियड के नीचे के मार्शल आर्टिस्ट में से शीर्ष मार्शल आर्टिस्ट थे। वह बोन फोजिंग चरण में केवल आधा कदम था, और फिर भी उसके पास पल्स कंडेंसेशन अवधि के मार्शल कलाकारों की तुलना में ताकत थी। यदि लिन मिंग ने लिंग सेन को हरा दिया, तो उसने अपने मंच के भीतर अजेय होने की लिंग सेन की किंवदंती को तोड़ दिया होगा, और उसकी व्यक्तिगत ताकत पल्स कंडेंसेशन पीरियड मार्शल आर्टिस्ट के बराबर होगी। अल्टाइंग मसल स्टेज पर साधना करने वाले किसी व्यक्ति के लिए पल्स कंडेंसेशन पीरियड मार्शल आर्टिस्ट की ताकत हासिल करना भयावह था। इतना ही नहीं, लिन मिंग बहुत छोटा था, और उसकी साधना की गति पूरी तरह से असामान्य थी। अस्थि फोजिंग चरण या पल्स कंडेंसेशन अवधि में प्रवेश करने के लिए उसे कितने वर्षों की आवश्यकता होगी? जब लिन मिंग पल्स कंडेंसेशन अवधि में पहुंचे, तो क्या वह एक हॉटियन मास्टर को हरा सकते थे और स्काई फॉर्चून किंगडम के भीतर शीर्ष मार्शल कलाकार होने का सिंहासन हासिल कर सकते थे? इस तरह, क्या लिन मिंग हॉटियन चरण या यहां तक कि चरम हॉटियन चरण तक पहुंच सकता है? लिन मिंग की साधना गति के साथ 30 वर्ष की आयु से पहले हॉटियन चरण तक पहुंचना मुश्किल नहीं होगा। यदि वह हॉटियन स्तर के शिखर पर पहुंच जाए, तो क्या वह जियांटियन मास्टर से तुलना कर पाएगा? ये सोचकर बहुत से लोगों ने आगे कुछ भी अनुमान लगाने की हिम्मत नहीं की। उनके लिए जियांटियन मास्टर महज एक कहानी थी जो केवल किंवदंतियों में ही मौजूद थी। यहां तक कि 7 गहरी घाटियों में जहां हर जगह मास्टर्स और पावरहाउस छिपे हुए थे, एक जियांटियन स्टेज मास्टर की एक महत्वपूर्ण स्थिति थी। भले ही वे 7 प्रोफाउंड दूत या मार्शल हाउस मास्टर हों, वे केवल चरम हॉटियन चरण में होंगे। हालांकि उनका दर्जा स्काई फॉर्चून साम्राज्य के सम्राट से ऊंचा था, फिर भी उन्हें सम्राट को कुछ सम्मान देना पड़ता था। जब वे कोई फरमान जारी कर रहे थे तो उन्हें अपने लहजे का भी ध्यान रखना पड़ता था। लेकिन एक जियांटियन मास्टर अलग था। वे सीधे सम्राट को त्यागने में सक्षम थे, और यहां तक कि पुराने सम्राट के स्थान पर एक नया सम्राट स्थापित करने में भी सक्षम थे। यदि किसी ने उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया तो वे रात में शाही महल में घुसकर हत्या कर देते थे और सम्राट का कटा हुआ सिर ले जाते थे। एक जियांटियन मास्टर को रोकने की हिम्मत कौन करेगा? भले ही हर कोई अच्छी तरह से जानता हो कि सम्राट को मारने वाला कौन था, फिर भी जांच करने की क्षमता किसके पास होगी? आम आदमी के शब्दों में कहें तो एक जियांटियन मास्टर एक ऐसा अस्तित्व था जिसने प्राकृतिक संतुलन को पूरी तरह से बिगाड़ दिया था। यदि किसी देश में जियांटियन स्वामी होता, तो पड़ोसी देशों में इस देश के विरुद्ध जाने का साहस नहीं होता। यदि सचमुच युद्ध की नौबत आ जाती तो एक तो पहले ही दिन सभी सेनाओं के सेनापति चुपचाप अपने अपने शिविरों में मर जाते और दूसरे दिन सम्राट भी अपने शाही महल में मर जाता। वे इस बिंदु पर कैसे लड़ना जारी रख सकते थे? यदि किसी दिन लिन मिंग के पास ऐसी ताकत होती जिसकी तुलना एक जियांटियन मास्टर से की जा सकती, तो वह अनिवार्य रूप से पूरे स्काई फॉर्चून साम्राज्य पर हावी हो जाता। सब कुछ उसके नियंत्रण में होगा। जैसे जैसे ये खबर फैलती गई कि लिन मिंग ने रैंकिंग स्टोन पर 6ठा स्थान प्राप्त किया है, क्राउन प्रिंस ध्वनि संचारित तावीज के माध्यम से लिन मिंग की स्थिति के बारे में सुनने वाले पहले लोगों में से एक थे। लिन मिंग के परिणामों से क्राउन प्रिंस को सुखद आश्चर्य हुआ। उसने फिर से सोचा, लिन मिंग के साथ जैसा कि वह अब था, यह अधिक संभावना बन रही थी कि वह चौथे महीने में झांग गुआन्यू को हरा सकता है। झांग गुआन्यू के व्यक्तित्व के साथ वह इस सच्चाई के साथ कैसे सामंजस्य स्थापित करेगा? 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस एक जानवर के पिंजरे के समान था। सभी प्रतिभाओं को इकट्ठा किया गया था, बिल्कुल उन प्रशिक्षकों की तरह जो अच्छे शरीर वाले जानवरों को ढूंढते थे और उन्हें पिंजरे में फंसाते थे, उन्हें अच्छा मांस और पानी खिलाते थे, और अंत में जानवरों के अंतिम राजा को चुनने के लिए उन्हें एक दूसरे का वध करने देते थे।
हाउस मास्टर ने लिन मिंग को झांग गुआन्यू को लक्ष्य के रूप में हराने के लिए 4 महीने का समय दिया था। ये झांग गुआन्यू को लिन मिंग की चक्की में बदलने के बराबर था। यदि झांग गुआन्यू उदासीन था या कोई विशेष रूप से दृढ़ योद्धा था जो दबाव पड़ने पर बहादुर बन जाता था और अपनी हार स्वीकार कर सकता था, तो सबसे खराब स्थिति में भी यह कोई बड़ी समस्या नहीं होती। लेकिन झांग गुआन्यू का व्यक्तित्व विक्षिप्त और विक्षिप्त था। वह आसानी से अपनी हार स्वीकार नहीं करेगा और उस लड़ाई की लहरें विशेष रूप से चिंताजनक होंगी। झांग गुआन्यू कौन से काले तरीके अपनाएगा? यांग लिन ने ये सोचते ही भौहें चढ़ा दी। लैन यून्यू अपनी हवेली में थी, इसलिए वह उसकी सुरक्षा की गारंटी देने में सक्षम था, और शहतूत शहर में लिन मिंग के माता पिता भारी सुरक्षा की परत दर परत थे, इसलिए वहां भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जहां तक लिन मिंग का सवाल है, झांग गुआन्यू उसके खिलाफ कदम उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। तो झांग गुआन्यू क्या कर सकता था? अब अलाइड ट्रेड एसोसिएशन में योजक चिन्ह। जब झांग गुआन्यू एक सोफे पर लेटा हुआ था तो उसकी अभिव्यक्ति बहुत उदास थी। इस ओर 2 सुंदर सजी धजी दासियां भय और घबराहट के साथ उसके पास खड़ी थीं। जब लिन मिंग मूल्यांकन के लिए 10,000 किलिंग एरे में गए थे, तो झांग गुआन्यू सबसे पहले खबर पाने वालों में से एक थे। वह आसानी से लिन मिंग के मूल्यांकन को देखने के लिए दौड़ सकता था, लेकिन उसे लिन मिंग को सबके सामने दिखावा करते देखने में रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं थी। जब लिन मिंग ने मूल्यांकन पूरा कर लिया, तो झांग गुआन्यू भी परिणामों के साथ ध्वनि संचारित तावीज प्राप्त करने वाले पहले लोगों में से एक थे। केवल 2 महीने और वह 10,000 हत्याओं की श्रेणी में 6ठे रैंक पर पहुंच गया था। इस परिणाम से झांग गुआन्यू को असहजता महसूस हुई। हालांकि रैंकिंग स्टोन पर पहले 3 रैंक चौथे से काफी दूर थे कि उन्हें एक ही श्रेणी में भी नहीं माना जा सकता था, और झांग गुआन्यू की ताकत भी हाल ही में काफी बढ़ गई थी। लिन मिंग जिस गति से प्रगति कर रहे थे वह बस बहुत अधिक थी भयानक। यदि 2 महीने और बीत गए तो क्या स्वर्ग को भी पता चलेगा कि उसने कितनी प्रगति की। अब झांग गुआन्यू को खतरनाक बाघ की पीठ पर सवार होने का एहसास हुआ। वह अब पीछे नहीं हट सकता था। युवा मास्टर, क्या आप मुझे ढूंढ रहे हैं? झांग गुआन्यू ने विसरा प्रशिक्षण चरण में एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को कमरे में प्रवेश करते हुए देखा। अधेड़ उम्र का आदमी झुक गया। उन्होंने लिन मिंग के 6ठे रैंक पर पहुंचने की खबर भी सुनी थी। इस परिणाम के विषय में वह केवल आहें ही भर सका। 2 महीने पहले जब झांग गुआन्यू लिन मिंग को भड़काने गया था तो उसने इसे अस्वीकार कर दिया था, लेकिन यह उसकी जगह नहीं थी कि वह झांग गुआन्यू को अपने मामलों को संभालने का आदेश दे। अब जब उसने लिन मिंग को पहले ही नाराज कर दिया था, तो समय का हाथ पीछे करने में बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन झांग गुआन्यू के चरित्र के साथ वह निश्चित रूप से अपना हाथ नहीं हटाएगा। अगर युवा मास्टर इसी रास्ते पर चलता रहा और अपना स्वभाव नहीं बदला, तो मुझे डर है कि एलाइड ट्रेड एसोसिएशन के उत्तराधिकारी के रूप में यंग मास्टर की स्थिति को लेकर भविष्य में परेशानी होगी। ये युवा मास्टर के लिए सौभाग्य नहीं होगा। बुजुर्ग ट्रेड एसोसिएशन के शीर्ष पर खड़े होने के लिए अतिवादी चरित्र वाले व्यक्ति को नहीं चुनेंगे। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने चुपचाप अपना सिर हिलाया। उसने इस विचार को जोर से बोलने का साहस नहीं किया। झांग गुआन्यू वैसे ही बैठा रहा और उदास दिख रहा था और एक भी शब्द नहीं बोल रहा था। झांग गुआन्यू ने निश्चित रूप से समझा कि किस प्रकार का व्यक्ति एलाइड ट्रेड एसोसिएशन का भावी उत्तराधिकारी बनने के लिए उपयुक्त है, लेकिन दिव्य बबूल शक्ति की खेती करने के बाद झांग गुआन्यू को अब इस प्रतिष्ठित पद की परवाह नहीं थी। उन्होंने शाश्वत यौवन और अनंत यांग सार का अनुसरण किया। एलाइड ट्रेड एसोसिएशन के प्रमुख के रूप में स्थिति केवल सांसारिक समस्याओं से भरी हुई थी और इससे उनकी खेती प्रभावित होगी। कुछ देर की चुप्पी के बाद झांग गुआन्यू ने आखिरकार कहा, क्लाउड प्रिंस और 7 प्रोफाउंड वैलीज के ओयांग डिहुआ से संपर्क करने में मेरी मदद करें। मुझे उन्हें अवश्य देखना चाहिए।
द क्लाउड प्रिंस और ओयांग डिहुआ। अधेड़ उम्र का आदमी हैरान था। वह समझ गया कि झांग गुआन्यू मदद मांग रहा था और क्लाउड प्रिंस निस्संदेह लिनमिंग का दुश्मन था और दुश्मन का दुश्मन एक दोस्त होता है। लेकिन प्राचीन काल से, जब इसमें सिंहासन के लिए संघर्ष शामिल था, मित्र व्यापार संघ ने हमेशा अपनी पूर्ण और संपूर्ण तटस्थता बनाए रखी थी। वे किसी भी पार्टी का पक्ष नहीं लेंगे। लेकिन इस बार झांग गुआन्यू वास्तव में इस परंपरा को उल्टना चाहते थे और 10वें राजकुमार का पक्ष लेना चाहते थे। जहां तक ओयांग दिहुआ का सवाल है, यह व्यक्ति 7 प्रोफाउंड वैलीज के बबूल गुट के तीसरे बुजुर्ग ओयांग बोयान का प्रत्यक्ष शिष्य था। वास्तव में 7 गहरी घाटियों के शिष्यों के बीच ओयांग डिहुआ की प्रतिभा को उत्कृष्ट नहीं माना जाता था। उन्होंने 22 साल की उम्र में पल्स कंडेंसेशन अवधि में प्रवेश किया था और अब 2 साल हो गए थे, लेकिन अभी भी चरम पल्स कंडेंसेशन अवधि तक नहीं पहुंच पाए थे। वह प्रत्यक्ष शिष्य हो सका, इसका मुख्य कारण ये था कि वह तीसरे बुजुर्ग ओयांग बोयान का भतीजा था। उनकी पहचान के कारण विभिन्न देशों के सम्राटों की तो बात ही छोड़िए, यहां तक कि 7 गहन दूतों और मार्शल हाउस मास्टर्स को भी ओयांग डिहुआ को कई सम्मान बिंदुओं के साथ स्वागत करना पड़ा। इन वर्षों में ओयांग डिहुआ दिव्य बबूल शक्ति की खेती कर रहा था। इस वजह से वह 7 गहरी घाटियों को छोड़कर पड़ोसी देशों का अनुभव करने चले गए थे। सच तो ये था कि यह अनुभव वास्तव में इन देशों में खूबसूरत महिलाओं की तलाश कर रहा था। ओयांग दिहुआ के पास एक विस्तृत और अनुभवी प्रतिभा थी। हालांकि जिस चीज में उसकी सबसे अधिक रुचि थी वह 2 प्रकार की थी। पहला प्रकार बड़े, सम्मानित परिवारों की युवा बेटियां थीं। इन लड़कियों में उत्कृष्ट स्वभाव और महान आंतरिक गौरव था। ओयांग डिहुआ को जो सबसे ज्यादा पसंद आया वह था इन महिलाओं के कपड़े फाड़ना और इन मूल रूप से शुद्ध और पवित्र लड़कियों को सबसे घटिया वेश्या में बदलना। दूसरी श्रेणी धनी परिवारों की बेटियां थीं। ये लड़कियां शुद्ध और प्यारी थीं और ताजी हवा के झोंके की तरह थीं। ओयांग डिहुआ ने उनके शरीर की अस्पष्ट कुंवारी मीठी खुशबू का बहुत आनंद लिया। एलाइड ट्रेड एसोसिएशन, जहां झांग गुआन्यू था, के 7 प्रोफाउंड वैलीज बबूल गुट के तीसरे बड़े ओयांग बोयान के साथ कई पुराने सौदे थे। झांग गुआन्यू दिव्य बबूल शक्ति की खेती करने में सक्षम होने का कारण ये था कि उन्होंने इसे ओयांग बोयान से प्राप्त किया था। बेशक एलाइड ट्रेड एसोसिएशन ने इसके लिए भारी कीमत चुकाई थी। 5 दिन बाद स्काई फॉर्चून किंगडम से 30,000 मील दूर हेवनली विंड नेशन की राजधानी के महल में झांग गुआन्यू एक हॉल में खड़ा था। उसके हाथ आराम से थे। उसके चेहरे पर जरा भी अहंकार नहीं था। उसके सामने लगभग 20 साल का एक आदमी आलस्य से बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसकी बाह में जैड जैसी सुंदर लड़की थी। कंबल में लिपटा हुआ आदमी कभी कभी हिलता था और कंबल के कुछ हिस्से खुल जाते थे, जिससे एक अशोभनीय दृश्य सामने आ जाता था। जाहिर है, महिला को कंबल के नीचे नग्न कर दिया गया था। झांग गुआन्यू, ईमानदार रहो। तुम आज किस मामले में मदद मांगने यहां आए हो? ये शख्स था ओयांग दिहुआ। वह पिछले कुछ दिनों से हेवनली विंड नेशन में रह रहा था, सुंदर महिलाओं का आनंद ले रहा था और साथ ही दिव्य बबूल शक्ति की तीसरी परत के परफेक्ट चरण को तोड़ने का प्रयास भी कर रहा था। झांग गुआन्यू ने पाया कि ओयांग दिहुआ हेवनली विंड नेशन में रह रहा था, इसलिए उसने एलाइड ट्रेड एसोसिएशन के हेवनली विंड ईगल को उधार लिया और व्यक्तिगत रूप से ओयांग दिहुआ का दौरा करने के लिए 30,000 मील की दूरी पार करते हुए अंतिम 5 दिन बिताए। झांग गुआन्यू ने अपनी स्थानिक अंगूठी से एक पेंटिंग स्क्रॉल निकाला और सम्मानपूर्वक उस व्यक्ति को सौंप दिया, जिसने इसे खोला और इसे देखा। यह लगभग 15 या 16 साल की उम्र की एक खूबसूरत महिला का चित्र था। उसका रूप अत्यंत ताजा था और सबसे दुर्लभ, उसके शरीर में एक बहुत ही हल्का, शुद्ध और महान मिश्रित स्वभाव दिखाई दे रहा था, जिससे कोई भी उसे तुरंत अपना बनाने की इच्छा कर रहा था। इस पेंटिंग में दिख रही लड़की लैन यून्यू थी। अच्छा,
ओयांग दिहुआ की आंखें चमक उठीं। उन्हें जो चीज सबसे अधिक पसंद थी वह थी अमीर परिवारों की राजकुमारी और शुद्ध बेटी, लेकिन इस पेंटिंग की महिला में एक ही समय में दोनों का गुण था। वह कहाँ है? ओयांग दिहुआ सीधे पीछा करने के लिए कट गया। झांग गुआन्यू थोड़ा झिझका और फिर सच कहा, स्काई फॉर्चून किंगडम के क्राउन प्रिंस के महल में। ओयांग दिहुआ क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया और फिर उसने तुरंत हंसते हुए कहा, झांग गुआन्यू, क्या स्काई फॉर्चून किंगडम के क्राउन प्रिंस ने आपको नाराज किया है? क्या ये लड़की है क्राउन प्रिंस की उपपत्नी? आप युवराज को हराने के लिए मुझसे हाथ उधार लेना चाहते हैं। हालांकि मैं किसी छोटे युवराज से नहीं डरता, लेकिन यह मत सोचिए कि मैं कोई ऐसा व्यक्ति हूं जो अनजाने में आपके हितों के लिए एक छद्म हथियार के रूप में कार्य करेगा। और अगर ये लड़की पहले ही क्राउन प्रिंस को उपपत्नी के रूप में मिल चुकी है, तो मुझे इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं है। झांग गुआन्यू ने कहा, यंग सर ने गलत समझा है। इस लड़की की वर्जिनिटी बिल्कुल बरकरार है। इसके अलावा इस लड़की का जन्म यिन वर्ष और यिन महीने में हुआ था। इससे पहले मैंने यंग सर ओयांग को दिव्य बबूल शक्ति की चौथी परत तक पहुंचने में मदद करने के लिए 12 शुद्ध यिन लड़कियों की तलाश के लिए अपने लोगों को पहले ही भेज दिया था। ये लड़की एक उत्कृष्ट तीसरी श्रेणी की प्रतिभा है। वह 12 शुद्ध यिन लड़कियों में से एक उत्कृष्ट प्राइमर बनेगी। अब उन 12 शुद्ध यिन लड़कियों की एक छोटी सी फसल तैयार हो चुकी है जिनकी मुझे तलाश है। ओह, ओयांग दिहुआ की दिलचस्पी बढ़ी। 12 शुद्ध यिन लड़कियां। हे, आप काफी दृढ़निश्चयी हैं। स्काईस्पिल कॉन्टिनेंट ने जिस तरह से तिथियों की गणना की वह आकाशीय तनों और सांसारिक शाखाओं के मिलन से थी। वहां 10 स्वर्गीय तने और 12 पार्थिव शाखाएं थीं। विषम यांग थे और सम यिन थे। दोनों ने क्रमशः आधे आधे हिस्से पर कब्जा कर रखा था। इसलिए कई यिन वर्ष यिन महीने की लड़कियां पैदा हुईं। लैन यूनियो उनमें से एक थी। हालांकि वास्तव में 12 शुद्ध यिन लड़कियों को इकट्ठा करना काफी कठिन था। पहली लड़की या प्राइमर सबसे अच्छी दिखने वाली होनी चाहिए। हालांकि निम्नलिखित सभी लड़कियों ने पहली लड़की की कुंडली के लीड का पालन किया और उन्हें अपनी जन्म कुंडली की गणना की आवश्यकता पड़ी। परिणाम ये हुआ कि उन्हें ढूंढना कठिन होता गया। इसके अलावा इन लड़कियों को तीसरी श्रेणी की प्रतिभा से भी ऊपर होना था। जनसंख्या में तीसरी श्रेणी की प्रतिभाओं की संख्या केवल 1% थी। इसने पहले ही अधिकांश महिलाओं को बाहर कर दिया है। अंत में 12 शुद्ध यिन लड़कियों को 20 वर्ष से कम उम्र की सुंदर महिला होना था और उनका शरीर भी कुंवारी होना था। मार्शल आर्ट विकसित करने के लिए किसी की आत्मा को हर्षित और अबाधित होना चाहिए। अगर लड़की की शक्ल बहुत बदसूरत होती तो उन मार्शल आर्ट साधकों का दिल नहीं पसीजता। वे संभवतः अपनी खेती की बाधा को दूर करने के लिए इन बदसूरत लड़कियों पर कैसे निर्भर हो सकते हैं। कम से कम तीसरी श्रेणी की प्रतिभावान होना, 20 साल से कम उम्र, सुंदर, कुंवारी और अधिक से अधिक कठोर कुंडली आवश्यकताओं के कारण 12 शुद्ध यंग लड़कियों को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल हो गया। कुछ बबूल गुट के शिष्य थे जिन्होंने 12 शुद्ध यिन लड़कियों को इकट्ठा करने का प्रयास किया था। उन्होंने ढूंढने में कई साल बिताए और आखिरकार बड़ी मुश्किल से उन्हें पाया। हालांकि पहली लड़की की उम्र पहले ही 20 साल से अधिक हो चुकी होगी। हालांकि उन्होंने ढूंढने में कई साल बिताए और आखिरकार बड़ी मुश्किल से उन्हें पाया। हालांकि पहली लड़की की उम्र पहले ही 20 साल से अधिक हो चुकी होगी। भी क्षेत्रों में शामिल था और उनका सबसे बड़ा क्षेत्र दास व्यापार था। स्काईस्पिल महाद्वीप में दास व्यापार एक सामान्य घटना थी। ऐसे कई गरीब परिवार थे जिनके बच्चे थे जिनका वे पालन पोषण नहीं कर सकते थे, इसलिए वे इन बच्चों को बेच देते थे, जो अंततः नौकरानी, उपपत्नी, नौकरानी, किन्नर और अन्य व्यवसायों में बदल जाते थे। युद्ध के समय
बड़ी संख्या में बंदियों और शरणार्थियों को अक्सर नौकरों और गुलामों में बदल दिया जाता था।